भारतीय साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद का नाम आते ही उनकी कहानियां और उपन्यास हमारे मन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे उनके प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन की, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में उन्होंने समाज, महिला स्वतंत्रता और नैतिकता जैसे विषयों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो आइए जानते हैं सेवा सदन की कहानी संक्षेप में। पंडित कृष्णचंद्र दारोगा के पद पर कार्य करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी गंगाजली और 2 बेटियां सुमन और शांता थीं। वह स्वभाव से उदार, सज्जन और रसिक स्वभाव के व्यक्ति थे और दारोगा जैसे पद पर कार्य करते हुए भी उन्होंने जीवन में कभी रिश्वत नहीं लिया था। हालांकि वह अपनी बेटियों को काफ़ी ऐशो आराम और सुख के साथ रखते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी बेटियां बड़ी होने लगीं, अब वह उनके विवाह के प्रयास में लग गए। बड़ी बेटी सुमन के लिए उन्होंने कई जगह अच्छे परिवारों में रिश्ता देखा। सभी प्रकार से बात बन जाने के बाद भी बात दहेज पर आकर अटक जाती थी। पंडित कृष्णचंद्र ने जीवन में कभी भी पापाचरण नहीं किया था, रिश्वत या नजराना नहीं लिया था, लेकिन मजबूर होकर बेटी के विवाह में दहेज देने के लिए उन्होंने 3000 रुपये की रिश्वत लेनी मंजूर कर दी। लेकिन कार्य में सिद्धहस्त न होने के कारण जल्दी ही बात का भंडाफोड़ हो गया और बेटी के तिलक के ठीक एक दिन पहले उनकी गिरफ्तारी का वारंट आ गया और उन्हें सजा हो गई। इसके बाद सुमन और शांता को उसकी मां के साथ सुमन के मामा पंडित उमानाथ अपने घर लेकर चले जाते हैं, जहां उसकी मामी का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सुमन का एक साधारण से 15 रुपये महीने पर काम करने वाले उसकी उम्र से काफी बड़े व्यक्ति गजाधर पांडे के साथ विवाह कर दिया जाता है। सुमन जब विवाह के बाद यहाँ आती है तो यहाँ की स्थिति देखकर उसे बड़ा ही दुख होता है। उसके पति का घर काफी दीनहीन अवस्था में था, लेकिन वह धीरे धीरे इस अवस्था से सामंजस्य बैठाने का प्रयास करने लगती है। उसके घर के ठीक सामने भोली बाई नाम की एक वैश्या रहती थी, जो बड़ा ही सुख सुविधा से संपन्न जीवन बिताती थी। उसके घर शहर के बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। यह सब देखकर सुमन के मन में भी सुख सुविधा की लालसा उठना स्वाभाविक था। इन्हीं दिनों सुमन की मुलाकात सुभद्रा नामक एक संभ्रांत महिला से होती है, जिसके पति पंडित पद्म सिंह शहर के नामी वकील हैं। सुभद्रा और सुमन का मेल जोल बढ़ने लगता है। सुमन काफी बार सुभद्रा के घर भी आने जाने लगती है। एक दिन सुभद्रा के घर एक जलसे का आयोजन होता है, जिसमें भोली बाई का मुजरा रखा जाता है। सुमन भी यहाँ आती है और कार्यक्रम देखते देखते उसे समय का अंदाजा नहीं चलता और घर लौटने में काफी रात हो जाती है। इस बात से नाराज होकर उसका पति गजाधर पांडे उसे उस रात घर से निकाल देता है। वह काफी रोती है, गिड़गिड़ाती है, क्षमा मांगती है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। विवश होकर वह अपनी सहेली सुभद्रा के घर जाती है। सुभद्रा उसे आश्रय दे देती है, किंतु उसका पति विठल दास नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि पंडित पद्म सिंह के मित्र होते हैं, उनके साथ मिलकर सुभद्रा के पति पंडित पद्म सिंह और सुमन के बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है। इस बात से भयभीत होकर पद्म सिंह अपनी बदनामी के डर से सुमन को अपने घर से जाने के लिए कह देते हैं। सुमन का यह आसरा भी छिन जाता है। ऐसे समय में भोली बाई उससे अपने घर में आश्रय देती है। धीरे धीरे भोली बाई के जीवन की चमक दमक से प्रभावित होकर सुमन भी उसी रास्ते को अपना लेती है। अब वह सुमन से सुमन बाई बन चुकी थी। लेकिन इस बात की खबर जब पंडित पद्म सिंह और उनके मित्र विठल दास को लगती है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, तो उन्हें काफी अफसोस होता है। विठल दास उसे समझाने बुझाने जाते हैं ताकि वह इस मार्ग से वापस आ सके। इसी बीच एक अन्य घटना होती है। पंडित पद्म सिंह के बड़े भाई मदन सिंह का पुत्र सदन सिंह सुमन के यहाँ आना जाना प्रारंभ कर देता है। वह सुमन को काफी पसंद करने लगता है।
एक दिन वह अपनी चाची सुभद्रा का कंगन चुराकर सुमन को दे आता है। सुमन कंगन को देखते ही पहचान जाती है और पता करवाती है कि सदन सिंह वास्तव में कौन है। उसकी असलियत जानकर उसे काफी दुख होता है और वह सुभद्रा के कंगन एक दिन पंडित पद्म सिंह को वापस कर देती है, लेकिन वह सदन का नाम इसमें फंसने नहीं देती। कुछ दिनों के बाद सदन का विवाह सुमन की छोटी बहन शांता के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन बारात के द्वार लगने और कुछ रस्मों के पूरा होने के थोड़ी देर बाद ही यह खबर किसी प्रकार मदन सिंह को मिल जाती है कि शांता की बड़ी बहन सुमन बाई है, जो कि एक वैश्या का काम करती है, और इसी बात पर वह बारात वापस चली जाती है। इधर सुमन की छोटी बहन शांता मन ही मन सदन सिंह को अपना पति स्वीकार कर लेती है। इसी बीच विट्ठल दास के समझाने पर सुमन को भी यह एहसास होता है कि वह गलत रास्ते पर निकल पड़ी है और वह इस रास्ते को त्याग कर सच्चरित्रता का जीवन अपनाने के लिए राजी हो जाती है। विट्ठल दास उसकी पहचान को गुप्त रखते हुए उसे एक विधवा आश्रम में रखवा देते हैं, जहां वह सद आचरण के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। इस बीच पंडित कृष्णचंद, जो कि अब जेल से छूटकर आ चुके थे, अपनी दोनों पुत्रियों की दुर्दशा से व्यथित होकर एक दिन गंगा जी में डुबकी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। शांता के मामा पंडित उमानाथ उसकी दूसरी जगह विवाह के प्रयासों में लगे होते हैं, लेकिन शांता तो सदन सिंह को अपना पति मान चुकी है। वह इस आशय का पत्र सदन सिंह के चाचा पंडित पद्म सिंह को लिखती है और अपने लिए आश्रय मांगती है। विवश होकर पंडित पद्म सिंह उसे सुमन के साथ ही विधवाश्रम में रखवाने की व्यवस्था करते हैं। दोनों बहनें एक साथ रहने लगती हैं। इसी बीच एक दिन सुमन और शांता की मुलाकात गंगा नदी के तट पर सदन सिंह से होती है। सुमन उससे अपनी बहन की दशा बताकर उसे अपनी बहन को अपनाने का आग्रह करती है। वास्तव में सदन सिंह भी अब यह चाहने लगा था कि वह शांता की जिम्मेदारी उठाए, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पिताजी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और चाचा के घर वह बदनामी की वजह से शांता को नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए वह अपना कोई कार्य करने का प्रयास करने लगता है। धीरे धीरे वह एक नाव किराए पर लेकर चलवाने लगता है और गंगा किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। इसी बीच किसी प्रकार विधवाश्रम में यह बात खुल जाती है कि सुमन पहले वैश्या का काम करती थी और कई विधवाएं आश्रम छोड़कर जाने लगती हैं, जिससे व्यथित होकर सुमन अपनी बहन शांता को लेकर आश्रम छोड़कर निकल पड़ती है। लेकिन उनकी मुलाकात सदन सिंह से होती है और वह उन्हें अपने घर में आश्रय दे देते हैं और शांता के साथ विवाह करके सुखपूर्वक पति पत्नी का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे सुमन को यह महसूस होता है कि अब उसकी बहन शांता को भी उसका साथ रहना अखरने लगता है। इस बीच शांता एक पुत्र की मां बन जाती है और इस खबर को पाकर सदन सिंह के माता पिता, चाचा चाची, उसका पूरा परिवार वहां आ जाता है। उसी दिन सुमन वह घर भी त्याग देती है। अब वह सोच रही है कि वह कहाँ जाए, जीवन में किसका आश्रय ले। तब उसकी मुलाकात उसके पति गजाधर पांडे, जो कि अब स्वामी गजानंद बन चुका था, उससे होती है। दोनों एक दूसरे से अपने पूर्व में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। स्वामी गजानंद सुमन को सेवा मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। पंडित पद्म सिंह काफी समय से वैश्याओं के पुनरुद्धार के लिए कार्य कर रहे थे। इसी के तहत उन्होंने वैश्याओं की बालिकाओं, कन्याओं के लिए एक अनाथ आश्रम की स्थापना की थी। स्वामी गजानंद भी इस कार्य में उनके सहायक। वह शांता से इस अनाथ आश्रम का कार्यभार संभालने और इन बच्चियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने को कहते हैं, जिसे शांता स्वीकार कर लेती है और इस प्रकार से वह इस अनाथ आश्रम सेवा सदन में इन बालिकाओं के लिए सेवा का कार्य करने लगती है, जहां इन बच्चियों को लालन पालन के साथ सभी प्रकार की शिक्षा, दीक्षा, सिलाई बुनाई जैसे कार्यों में भी सिद्धहस्त बनाने का प्रयास किया जा रहा था।
इस कार्य में शहर की कई अन्य पढ़ी लिखी महिलाओं ने भी उसका सहयोग किया और इस प्रकार सुमन एक नए जीवन यात्रा पर निकल पड़ती है। मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। यह उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किस प्रकार मानव समाज अपने आसपास होने वाली समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपना सकता है। आशा करते हैं आपको हमारा आज का यह सारांश वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें और साथ ही ऐसे ही रोचक साहित्यिक रचनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप सेवा सदन को पूर्ण विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जिससे आप इसे मंगवा भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई साहित्यिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।